बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात होगी और जब मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो फिर 27वीं तरमीम के हवाले से तो ज़रूर गुफ्तगू होगी। पहला टॉपिक और स्टोरी भी हमारी यही होगी। 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। फ़ौजी ढांचे में बड़ी इस्लाहात, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का ओहदा ख़त्म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ। दूसरी स्टोरी आज हमारी होगी योम इकबाल है, ख्वाब, जिद्दोजहद और तामीर पाकिस्तान का अहद नो। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के योम पैदाइश पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का खसूसी पैगाम भी। ये टॉपिक होंगे आज के हमारे प्रोग्राम में और इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां सैफुर रहमान साहब, अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जो बिल में मौजूद शिके हैं उन पर भी बातचीत हो रही है। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक इशाइया भी है। कैसे देख रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम को? लेकिन तरमीम के बारे में बस खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली वो बात ही है। यानी कि पहले इतना ज़्यादा अपरोर, इतना ज़्यादा शोर मचाया था, ये हो जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आईनी जो अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इसकी प्रोविजन रखी गई थी, वफाकी आईनी अदालत। वफाकी आईनी अदालत। अच्छा, उस पर मैं एक स्टडी कर रहा था कि दुनिया के बहुत से ममालिक में, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस में तो हर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, लेकिन उसके भी इख्तियार पैरेलल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील्स होता है हर मुल्क में। इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी है, इंडिया में अलबत्ता नहीं है। हम चूँकि आमतौर पर इंडिया को भी यहाँ कोर्ट करते हैं ना एज एन अथॉरिटी। ये अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, वक्त के साथ साथ हुकूमत देखती है कि बहुत सी चीज़ों में हमारे यहाँ आइनी मामलात और दीगर मामला जो अदालतों में आते हैं अपील्स के, वो उनमें आपस में गड़बड़ हो जाते हैं और फिर इतना बैकलॉग है और उस बैकलॉग को भी सेटल करना है। फिर आपके पास देखें ना, एक पूरा आइनी ढांचा है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉ और लॉ रिफॉर्म्स की है, लीगल, तो वहाँ ये एक कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। ये वहाँ पे फाइल वर्क होता है कि जी किस तरह की अमेंडमेंट्स की जाएँ, कि लॉ की कौन सी बॉटलनेक्स हैं जिनको एड्रेस करके इसको एक बेहतर ढांचा दिया जा सके जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होने में तो कोई हर्ज नहीं है ज़्यादा, चूँकि मैं तो खैर आई एम नॉट एन लॉ एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, लेकिन बादी नज़र में जैसे बहुत से ममालिक में ये चीज़ें मौजूद हैं इस तरह की, अगर पाकिस्तान आज इस तरह मेच्योरली इस चीज़ को हैंडल कर लेता है तो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल और दीगर मामलात हैं, जैसे अपील्स हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में और दीगर हायर कोर्ट्स में लाखों की तादाद में अपील्स जो पेंडिंग हैं, फिर उन्हीं में कॉन्स्टिट्यूशनल भी आ जाता है, मैटर्स आ जाते हैं। तो ये मैटर्स जाके जो असल रूह है लॉ की, जो कोर्ट्स ने डिस्पेंसेशन करनी है जस्टिस की, उसमें कुछ रुकावटें आ जाती। इसलिए समझा ये गया पार्लियामेंट की तरफ से, लेकिन अब पार्लियामेंट ही ने आगे फैसला करना है, बिलाखिर ना मैंने या आपने या किसी दुकानदार ने तो नहीं करना। दे आर आफ्टर ऑल इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस। जी बिल्कुल ठीक है। इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस ने ये फैसला करना है कि फाइनल इसको क्या देना है रंग, क्योंकि इसमें जैसे शुरू में कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात है, कुछ मामला सबको साथ लेकर चलने की अच्छी बात है। फिर उनमें से कुछ लोगों ने कंसेंसस बिल्ड भी हो गया। तो कंसेंसस ही बुनियादी एक चीज़ है जो डेमोक्रेसी की रूह है। वो कंसेंसस डेवलप हो जाए, पार्लियामेंट जो है वो फैसला कर ले तो वो लागू हो जाएगा। बाकी देखें, अगर कोर्ट्स के बारे में अगर हम इसको ज्यादा कंट्रोवर्सी बनाएंगे तो कोर्ट्स के पास तो एक हायर कोर्ट्स के पास इख्तियार होता है, ठीक, दे कैन डिक्लेयर अल्ट्रा वायरस। कोई चीज अगर आइन की रूह से मुनाफी है जी, तो वो दोबारा रेफर कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं टू द पार्लियामेंट टू रिकंसिडर इट। एक अलबत्ता हमारे बहुत से माहिरीन कानून कहते हैं जो अज खुद नोटिस, वैसे मैं तो उसे अज खुद कश नोटिस कहता हूँ, ठीक ठीक, वो जो थे ना वो बहुत ज्यादा उसकी बम्बार्डमेंट होती थी, आज खुद का नोटिस इसकी, तो वो इस ज्यादा था कि उसमें एक विम का तासर मिलता था कि आपके मतलबन मिजाजी, आपके मिजाज में को आया तो आपने जिसको मर्जी किसी अहदेदार को बुला लिया, जिसको मर्जी बुला कर डांट दिया। तो यो उसकी जो कानून की स्पिरिट ये नहीं है कि इख्तियारत की, बिल्कुल ठीक है, उसमें है कि लोगों को डिलीवर करने का एक बैलेंस। सब कंटिन्यू करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मैडम क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 27वीं आइनी तरमीम के अंदर जो
तीन मेजर चीजें हैं, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे अहम इस वक्त हमारे जो कौमी सलामती के इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना, और उसके अलावा जितने भी हैं, अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्टेट बैंक हो, सबके सरबराहान को इसी तरह की सिक्योरिटी दी जाती है, ताकि लेकिन सबसे अहम हमारे लिए इस वक्त हमारे हालात देखते हुए, अगर इंडिया की आप हरकतें देख लें और मोदी सरकार की जो अखंड भारत का ख्वाब है उसके ऊपर वो अभी भी कायम है, और अफगानिस्तान की सरजमीन को वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। हमने ये बात ओपनली की है, तमाम फोरम्स पे की है, और मोदी ने ये कहा है कि उनका जो ऑपरेशन था वो खत्म नहीं हुआ, वो जारी है। इन जी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और मई में जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके दांत खट्टे किए और पाकिस्तान को पूरे दुनिया में सर फख्र से बुलंद हुआ, इन सारी सही चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक मरबूत जो है दिफाई इंतजाम बनाना है, एक इस किस्म का हिकमत अमली बनानी है कि इन सारी चीजों से मुकाबला किया जा सके। प्लस ये कि अब जंग के बहुत नए तरीके आ चुके हैं, मॉडर्न वॉरफेयर जिसको कहते हैं, जिसमें साइबर कह लें आप, एआई कह लें, इन सारी तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कौमी सलामती और कमांड चेन के निज़ाम को मुस्तहकम किया गया है। दूसरी बात आ गई अदलिया की, जहां तक ताल्लुक है, वो आपको पता है कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का लिखा गया था, लेकिन 26वीं तरमीम में वो हम पूरे तरीके से नहीं जा सके उस चीज पे। आईनी बेंचेस बने जरूर और उनसे फायदा भी हुआ, लेकिन उस हद तक फायदा नहीं हो सका जितना कि हम ये चाह रहे थे कि अवाम को फायदा हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है वो ना हो, और उसकी बजाय उनका अवाम को जो है अवाम के जो मसले मसाइल है उनका जल्द हल निकल सके, और उनको नस्ल दर नस्ल कोर्ट्स के कचहरियों के चक्कर ना लगाने पड़े इंसाफ के लिए। तो वो एक चीज है जो पीपल्स पार्टी और जितनी तमाम हमारी दीगर इत्तेहादी जमातें, उन्होंने इस चीज को पे हमारा साथ दिया, और ये सारी हमारी पेशकशें जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए ये आईन तरमीम की गई है। इसके बारे में जितना भी गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका बहुत मतलब है, उसका मैं सही समझती हूँ कि बहुत बुरी ये चीज मैडम, ये पीटीआई तो ने हमने जिस अक्सर तरीके देखा से है, अपना हमने ये मैडम ये देखा है कि जब भी कोई अच्छा काम या कोई बेहतर काम हो रहा होता है तो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा नजर आता है। आपको याद होगा इवन जंग में भी जब पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़ रही थी और कामयाबियां हासिल कर रहे थे, तो हमने देखा कि फिर भी एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता था। तो वो तो एक ये आदत सी बन गई है, खास पीटीआई जमात की हम बात कर लेते हैं। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि सबसे अच्छी बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं उनको साथ लेकर चले, उनसे मशावरत की। जी बिल्कुल, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के पास गए, उनके साथ सारी डिस्कशन की। उसके बाद अलग अलग उन्होंने जितनी भी इत्तेहादी जमातें उनसे अलहदा मीटिंग्स की हैं, उनके साथ डिटेल में सारी डिस्कशन की है, उनको ऑन बोर्ड लिया है, और उसके बाद आईनी तरमीम जो है उनके मशवरे के साथ और मशवरे के बाद वो मंदिर आम पे लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैडम अभी हम देख रहे थे वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे। वो कहते हैं बिल में जो शिके मौजूद है उस पर बातचीत हो गई है, बाद में जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर भी मशावरत हुई है। तो यानी सबको लेकर चल रहे हैं साथ। जी वफाकी वजीर कानून, मैडम आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही जी अच्छा मैडम, क्या मेरा कहने का मतलब यह है कि सबको साथ लेकर चलने एक अच्छी बात है कि अगर कोई आईनी 27वीं आईनी तरमीम हो रही है तो उस पर सबकी मशावरत भी शामिल है। एब्सोल्युटली सबकी मुशावरत शामिल है, बार काउंसिल्स की मुशावरत भी इसमें शामिल है, और अब ये कमिटीज के पास है, जो दोनों हाउसेस की कमिटीज हैं उसमें तमाम जितनी भी पार्टीज हैं उनके तमाम लोग मौजूद है। अगर उसमें से कोई बॉयकॉट करना चाहे तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कमिटीज में तमाम पार्टीज के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स वो मौजूद होते हैं। तो इसका मेक श्योर किया गया है कि इस चूंकि बहुत अहम इसके अंदर चीजें हैं मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से, आईनी
उहदों के हवाले से, तो इदारों के हवाले से, तो इसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया है, तमाम लोगों के साथ मुशावरत की गई है। और इस हद तक आप देखें कि जिन चीजों के ऊपर या जिन शिकों के ऊपर चंद जमातों, जो हमारी तहादी जमातें, अगर उन्होंने नहीं अग्री किया तो वो शिकें हमने उससे निकाल दी, ताकि जो भी कानून और जो भी आइन में इस वक्त हम चेंज करें उसको सिर्फ ये ना देखा जाए कि हमने कोई उसको बुलडोज किया या ऐसा किया। हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड हों, एक कलेक्टिव विजडम हो, और उस कलेक्टिव विजडम के तहत ये किया गया। मैं नहीं समझती कि कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का दर्द दिल में रखता है वो इन शिकों से बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकता है। इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली सिर्फ वो जमात है जिसने शुरू से एक रियासत मुखालिफ बयानिया रखा है, जिसने हमेशा रियासत की मुखालफत की है, सोशल मीडिया पे भी की है, इंटरनेशनल इदारों के साथ भी की है, और आज भी वो अपनी उन्हीं चीजों के ऊपर कायम करा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिजरा मनसब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, हल्के में भी थी तो वहाँ पर भी मसरूफियात थी। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं सलीम शेख, अभी जिस तरीके से मैडम भी बात कर रही थी कि सबको साथ भी लेकर चल रहे हैं और मशावरत से ही आगे बढ़ा जाता है? देखें, ये जो पार्लियामेंट है इसका मतलब ही ये है कि आप जो है वो सबको मुशावरत के साथ आगे लेके चलें, लेकिन एक अपोजिशन होती है, उसका किरदार तो यही होता है लेकिन कि वो शोर शराबा करती है। हालांकि अपोजिशन बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है, अपनी तजावीज़ दे सकती है किसी भी अच्छे काम के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि अपोजिशन कोई अच्छा किरदार अदा नहीं करती। अब देखें, ये 27वीं जो तरमीम होने जा रही है, इसके अंदर जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं ये बड़ी ज़रूरत थी। उसकी वजह यह है कि कोई भी आइनी केस लगता है तो वो सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के जजेस के पास चला जाता है। अब जब उनके पास जाता है तो वो महीना महीना, दो महीना और रोज़ाना और सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात तक जो है वो केस जो है वो चल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि 5, 6, 7 जज जो है वो उस तरफ चले गए हैं, और इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के मैटर हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको भी इंसाफ मिले, वो नहीं मिलता। और ये हमने माजी में पीछे देखा है कि ऐसा हुआ है कि कोई इंसाफ नहीं मिलता। क्या है जी, सिर्फ आइन से मुतालिक केसेस सुने जा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है और उन पर जो है वो बहस हो रही है। तो लिहाजा ये जब आइनी केसेस, आइनी अदालत बन जाएगी, उनके जो है जजेस अलहदा हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जो आम लोगों को रिलीफ है वो बड़े अच्छे तरीके से मिल सकेगा, और जो आइन में लोगों को दरख्वास्तें होंगी, उनका कोई रिलीफ का मामला होगा तो उनको भी वहाँ पर जो है बड़ा अच्छा टाइम मिलेगा। और फिर एक जो टेक्निकल बात है कि जो जजेस की ट्रांसफ़र है वो भी बड़ा अच्छा इकदाम है। देखें, अगर आप फेडरल सर्विस के ज़रिए आते हैं, किसी भी सर्विस में आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे PA सर्विस हो या कोई ग्रुप हो, तो उनकी ट्रांसफ़र पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। तो जजेस की ट्रांसफ़र भी मैं समझता हूँ कि ये जो होने जा रही है इसको भी पूरे पाकिस्तान में ये एक अच्छा इकदाम है। उससे ये तासर नहीं आएगा कि फ़लाँ जज जो है अब किसी हाई कोर्ट में आ गया तो अब वो उसी हाई कोर्ट का हिस्सा रहेगा, एक बेंच से दूसरे बेंच में जा सकता है लेकिन वो उस सूबे से जो है वो दूसरे सूबे में नहीं जा सकता। अगर आला अदलिया समझेगी, सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि इस जज को किसी और सूबे में जो है ज़रूरत है, उसको वहाँ भेज दिया जाए, तो उसको वहाँ जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जवाब साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए अपना उमर साहब, इसमें जो तरमीम हो रही जा रही है 27वीं, इसके दो इसके बड़े हिस्से हैं। एक है जो है वो जिसका ताल्लुक अदलिया से है, दूसरा जो है जिसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की दिफाई जो है ना वो फोर्सेस से है। पहले वाला मामला जो है, देखिए जो अदलिया वाला मामला है ये 26वीं तरमीम का अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये उस वक्त प्रपोज था, और जैसा शिजरा मनसब साहब ने भी कहा कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है ये तय किया था कि हम आईनी अदालत को बाकी दूसरी अदालत से अलग करके बनाएंगे, जो कि ज़रूरत है। अभी शेख साहब ने भी बात की। मैं आपको सिर्फ जो आईनी अदालत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल ओरिजिनल है वो कंप्रोमाइज़ किस तरह हो रहा था, वो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो मैंने बहुत ही कंप्रीहेंसिव एक रिसर्च जो है वो मैंने की सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर। उमर साहब, मैंने पिछले 10 साल का एरा मुंतखब किया जिसमें सिर्फ एक नौयत के जो केसेस थे जो सिर्फ जेल अपीलें थी, सिर्फ मैंने उनके फिल्टर लगा के किया। तो 10 साल के जो पिछला पीरियड था, ऐसी जेल की अपीलें जिनको लोगों को सजा हो चुकी है वो 10-10 साल से जेलों में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलें गई हुई हैं लेकिन वो उनकी बारी नहीं आ रही। किसी एक केस की जो है, मतलब मैंने एक ऐसा केस देखा कि 4 सद्दा की जेल में एक बंदा जो है वो कैद है, उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपना अपील फाइल की, एक हेयरिंग हुई 2015 में,
2015 में उसकी एक हेयरिंग हुई। हमारे जो जज साहब अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, वो बेंच को हेड कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि जी कि ये किसकी अपील, उन्होंने कहा जी कि ये बंदा है, इसके पास पैसे नहीं है वकील करने के। उन जज साहब ने कहा जी कि इसको सरकारी वकील जो है वो फराहम किया जाए, हम इसका केस सुनना चाहते हैं। 2015 में वो हेयरिंग हुई, 25 आ गया है, 10 साल हो गए हैं, वो ऑर्डर सिर्फ वही स्टैंड करता है। एक हेयरिंग उसकी हुई है और उसके बाद उस अपील की कभी बारी नहीं आई, कभी उस अपील को जो है वो दोबारा सुना नहीं गया, कभी बेंच नहीं बना उसके ऊपर, और वो बंदा वहां पर जेल के अंदर मौजूद है। हमने यहाँ ऐसे केसेस भी देखे कि जिनको सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि बंदे को बरी कर दिया जाए। जब उसकी बरीयत के ऑर्डर जेल में पहुंचे तो पता चला जी कोई 6 साल पहले वो बंदा जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुका है। जेल के अंदर वो बंदे मर गए, अपीलों की बारी नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि क्योंकि जहां पर जो जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर हमने देखे कि पूरा जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो फेस है, जो कि आवाम को, आम आदमी को रिलीफ देना होता है, वो फेस दी फेस हो गया। और आगे सिर्फ जो है वो आगे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल जो रेड पिटीशन, उनको लाके पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है उधर लग गई, क्योंकि वहां पर जो है हेडलाइंस बनती हैं, टिकर्स बनते हैं टेलीविजन के, इस वजह से जो है। जवाब चौधरी साहब, योम इकबाल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। योम इकबाल है तो ख्वाब, जिद्दोजहद और तामीर पाकिस्तान का अहद नो, शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की वलवला अंगेज शायरी ने यकीनन मुसलमानों के अंदर एक जज्बा आज़ादी जो है उसको उजागर किया। कैसे देख रहे हैं आज प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने इस हवाले से खुसूसी पैगाम भी दिए? देखिए, अपना मुरबाई अल्लामा इकबाल साहब की जो उनका जो किरदार है पाकिस्तान की क्रिएशन में, पाकिस्तान के लोगों को जगाने में, और उनकी जो वलवला अंगेज शायरी है, उसी का ही समर है कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मार्ज वजूद में है। उनका बहुत बड़ा किरदार है, गो के वो यानी कि वो नहीं रहे जिंदा पाकिस्तान की क्रिएशन को देखने की या उसके बाद तक, लेकिन ये कि उन्होंने जो बुनियादें रखी पाकिस्तान के मुसलमानों को जो जगाया बरसगीर को, और उसमें जो पाकिस्तान का जो एक नक्शा पेश किया, पाकिस्तान के जो कह लें कि लोगों में एक स्पिरिट पैदा कर दी कि आपको जो है ना कोई एक अलग वतन की ज़रूरत है, वो मैचलेस है। उनकी जो है वो कह लें कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के कह लें कि बानियान में से हैं, पाकिस्तान के मेमारों में से हैं। तो उनका जो है वो उनको इस दौर के, उनकी आज अपना यौम पैदाइश है, तो उसको याद रखा जाना जो है, ये कौमें जो है वो अपने हीरोज़ को, अपने बड़ों को इसी तरह याद रखती हैं जिस तरह के हम जब वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज जो उनके अपना मज़ार के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने हाजिरी दी, वहाँ पर गाज की तब्दीली भी हुई। तो ये तकरीबात हैं अपने हीरोज़ को, अपने जो एहसान उनको याद रखने। मियां सैफुर रहमान साहब, शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की फिक्र, बसीरत और जिद्दोजहद ने बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी और खुदी का शऊर जो है वो पैदा किया। यकीनन देखें ना कि ये उस वक्त को अगर आप कंपेयर करें, जैसे बड़ी अच्छी मेरे भाई ने बात की कि ऐसे हीरोज़ को हमें याद रखना चाहिए जैसे आज भी लोग जाते हैं। देखिए, किसी भी मंजिल को हासिल करने की एक ड्रीम, कंसेप्ट होना चाहिए। दुनिया में जिन कौमों ने अरूज हासिल किया है तो उनके अंदर एक कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट के साथ फिर आप जब एक आइडिया कंसीव करते हैं तो वो फिर आपके अंदर एक रूह फूंकी जाती है। फिर आपको जब वो, और अगर वो रूह आपका जो आइडियोलॉजी के साथ मुंतबिक हो, और जब आइडियोलॉजी की मैं बात करता हूँ, देखें वो उस वक्त अपने दौर में अपने कंटेम्प्रेरी जितने भी पोएट्स या बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उनमें वो भी बहुत मुनफरद मुकाम था उनका। जैसे उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट लिखी बुक, और बाहर के ममालिक में भी उनको बड़ी पजीराई मिली, ईरान के अलावा स्पेन और दीगर ममालिक में, इवन जर्मनी में भी आज तक उनको एक बाकायदा उनकी वहाँ पे चेयर है उनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और उनकी फ़िलासफ़ी को। और पाकिस्तान इज़ द लकीस्ट कंट्री कि पाकिस्तान का तो वजूद ही उनके उस ख्वाब को जो ताबीर मिली, हमारे कायदे आज़म और उनके साथियों ने मिल के उसी ख्वाब को आगे यानी जाके ट्रांसलेट किया इनटू रियलिटी। और जो हमारे बड़े बताते थे कि जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो वो कहते हैं कि वो जोश वलवला, वो जैसे कौमें बनती हैं और कौमें आगे जाके ट्रांसफॉर्म होती हैं, वो शायद ही दुनिया की कौमों में कभी खाली नजर आता है। तो वाकई वो हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारी वो असास है सबसे बड़ी, अल्लामा इकबाल जो है, और उनकी जो स्पिरिट है वो अभी हमारे अंदर अलाइव है। उसमें बूढ़े जवान सब नौजवान जो हैं, और वो आज तक उनका फिलॉसफी जो है वो हमारे लिए ज़ाद राय बहुत बड़ी बेदारी और खुददारी का शऊर पैदा किया शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी ने। और यकीनन उस वक्त के हिसाब से अगर हम देखें तो एक मुसलमानों को उनकी अहमियत का कि वो हैं क्या, कितने अजीम हैं, उस हवाले से एक जज्बा वलवला पैदा किया। जी उमर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि ये जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, उन्होंने जो ख्वाब देखा था, आज उसकी ताबीर के तहत हम जो है
इस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है उनको ये चाहिए, मैं ये नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो उनके जो फरमुदात हैं उन पर अमल करें, उनको पढ़ें, देखें। उनकी जो किताबें हैं, शेर व शायरी से जो लगाव रखते हैं, वो अल्लामा इकबाल की जो बुक्स हैं, उनके शेर हैं, उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना फलसफा खुदी, वो बहुत कमाल है। उसमें वो जो है फिर शिकवा, जवाब शिकवा है, वो सब कुछ आपको जो है वो पढ़ने के काबिल है। और फिर आपको देखें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी देर पहले जो है वो पाकिस्तान की ताबीर दी थी, और हम पाकिस्तान तो कायम हो गया है, और अब उनमें जो चीज़ें रह गई हैं, मैं समझता हूँ अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं जो अल्लामा इकबाल समझते थे होनी चाहिए वो रह गई हैं। तो जो अब नौजवान हैं उनको ये चाहिए कि इसको लेकर आगे चलें, और आगे चलने से ही जो है वो उनका जो फ़लसफ़ा है वो आगे बढ़ेगा, और हम जो है वो अल्लामा इकबाल के फरमुदात के मुताबिक ही जो है वो पाकिस्तान को वो बेहतर तरीके से आगे ले जा सकेंगे। और फिर पाकिस्तान जो इस वक्त है, ये मैं समझता हूँ कि उनके ख्वाब की वजह से है, जो जिसको जो है पाया तकमील जो है हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुँचाया, और पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में है। बिल्कुल ठीक है। जब्बार चौधरी साहब, नौजवानों के हवाले से अगर बात हो रही है तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज लीड्स यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब किया, नौजवानों के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जो लैपटॉप स्कीम थी उसको ज़रिए जो है वो नौजवानों को तालीमी तकाज़ों से हम आहंग किया गया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने की पॉलिसियाँ बनाई। और ये भी हमने देखा कि फिर मैं यहाँ पर यह बात ज़रूर करूँगा कि अवाम को ये समझना चाहिए कि वो कौन सी जमात थी या कौन से लोग थे जिन्होंने तलबा के हाथों में लैपटॉप दिए, और फिर बनी गाला में या जमान पार्क में जो नौजवानों को पेट्रोल बम बनाना सिखाया। दोनों ने यूथ को कुछ ना कुछ दिया ना, किसी ने पेट्रोल बम बनाना सिखाए तो किसी ने लैपटॉप दिए। तो फिर ये इसका मुकाबला तो तकाबली जायजा तो लेना चाहिए। बिल्कुल उमर भाई, देखिए अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो लैपटॉप स्कीम है, ये आपको पता है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उस वक्त उन्होंने जो है वो ये चीज़ें शुरू की, देखा, कंसीव किया कि किस तरह हम अपने जो यूथ है, अपने नौजवान पाकिस्तान में, चूँकि ज़ाहिर है नौजवान आबादी है पाकिस्तान की, दुनिया में हमारे असम वो मुल्क है जिस पर यूथ बल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को ज़ाहिर है फिर नौजवानों को एजुकेशन, और एजुकेशन में आगे फिर जो तकाज़े हैं, उन्होंने देखा ये 8-10 साल पहले उन्होंने यानी कि ये चीज़ें देखी कि आने वाला वक्त जो है वो IT का है, AI का है, और ये चीज़ें जो है ये इस बगैर यानी कि इसकी मशीन आपके पास होगी तो आप उस पर कुछ कर सकेंगे ना। तो लैपटॉप ऐसी मशीन है जो कि कम से कम जिसके ऊपर जो नौजवानों के हाथ में होगी तो वो बेहतर तरीके से दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, आगे से एजुकेशन ले सकते हैं। और फिर इसमें जो शफाफियत और जो मेरिट था वो भी अपनी मिसाल आप था कि बिल्कुल कोई यानी कि बिल्कुल ऐसे ही खाम खानी दे दिया गया, बल्कि मेरिट के ऊपर जो आपने देखा जिसके हाथ में भी लैपटॉप था आप उससे मिलें, बच्चे से उसको देखें। और फिर अभी जो तकरीब में अभी जो स्टोरीज सामने आई उनकी, किस तरह उनको ये हेल्प किया, फिर सिर्फ लैपटॉप ही नहीं अपना, उसके बाद दानिश स्कूल का जो बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट वो फिर अब जो कुछ उन्होंने यहाँ पर पंजाब के लोगों के लिए दिया था, अब वज़ीर आज़म साहब जब वो नेशनल फेडरल लेवल के ऊपर लेके गए, वहाँ पर भी जो है नौजवानों के लिए जब लैपटॉप की स्कीम का दोबारा उन्होंने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और भी आगे आएंगे। और जब आज सिर्फ नौजवानों और स्टूडेंट्स के हवाले से बात हो रही है तो मुझे याद है कि मैं एक दिन दफ़ा हम एक 180H मॉडल टाउन में हम थे, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स से मुलाकात कर रहे थे, और मुझे याद है कि बड़े सख्त क्वेश्चंस पूछे उन स्टूडेंट्स ने जो बलूचिस्तान ने, और बड़े ही फराख दिली से शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे तो जवाबात दिए। उन्होंने कहा ये आपका हक है, यानी वो एक मौका भी देते हैं और कोशिश होती है उनकी जब्बार चौधरी साहब के नौजवान जो है वो आगे भी आए, टैलेंट पर आए। और मेरिट की जो आपने बात की है तो फिर मेरिट पर ही जो उनकी पॉलिसीज नजर भी आती हैं। देखिए अभी अपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं स्टूडेंट्स के, ना सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के भी लोगों के, जहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए स्पेशल जनरल एंडोमेंट फंड कायम किए, उनका कोटा रखा, ताकि जो है ना वो पूरी दुनिया के या पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे जो पाकिस्तान के जो जितने तमाम सूबे हैं वो तमाम को जो है वो मौके मिलें, वो आके जो है ना पाकिस्तान की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है ना वो तालीम हासिल करें। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एजुकेशन और हेल्थ दोनों जो बेसिक शोबे होते हैं दोनों में ही अपना जो है ना वो बहुत बेहतर किरदार अदा किया है। और वो अभी मैं कहता कि फेडरल लेवल के ऊपर जाके जो नौजवानों के लिए जो चीज़ें इनिशिएटिव्स लेके गए हैं, क्योंकि आगे जो दौर है वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, IT का है, और ये वो शोबे हैं जिसमें हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला जो है वो लेके आ रहे हैं।
इसकी रिकग्निशन है। अभी अपना जो IT के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पूरा बताया कि किस तरह हमारी जो IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो है उनमें 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 जो है कि जो एक हाई पाई है, आगे बढ़ा है। जो पहले अब इसी एक साल के अंदर मेरा ख्याल अभी तक जो है पहली जो 3-4 महीने हुए हैं इसमें कोई $1.5 बिलियन जो है वो उसकी एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ इसलिए होगा कि ताकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ से जब हमारी जो बच्चे जो हैं उनको सीखने के लिए बेहतर मौके मिलेंगे। और हुकूमत जो है, हुकूमत ने उनका बाजू पकड़ा है, उनका हाथ पकड़ा है। और यही वो तरीका होता है कि इसमें देखिए 2 तरह होती है। एक तो है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जो मेरिट पे लोग हैं, वो जो है उनको टाइम के ऊपर जो है उनको वो मशीन दी जाए ताकि उसके ऊपर जो है वो उनकी हौसला अफजाई भी हो। इसी तरह जो पंजाब गवर्नमेंट है, अभी भी जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट है, अपना जो चीफ मिनिस्टर शहबाज जो मरीम नवाज साहब हैं, उन्होंने जो अपना जो होनहार स्कॉलरशिप जो है वो आगाज किया। इस दफा पहले उनका सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस थे उनके लिए था। अभी इस साल उन्होंने जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल किया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट हैं, जो 70% जिनके मार्क्स उससे ज्यादा हैं इंटर में, वो जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। इसी तरह अपना फेडरल सतह पर भी जो है ना वो स्कॉलरशिप्स हैं, एंडोमेंट फंड्स हैं। तो नौजवानों के लिए जो है वो खास तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत जो है बिल्कुल बेहतर अपना जितना हो सकता है वो कोशिश। बिल्कुल ठीक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह अत्तार साहब ने यह भी कहा कि हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। नौजवान जो है मियां सैफुर रहमान साहब कि उनको बाख्तियार बनाना है, बेहतर रोजगार के मौके फराहम करना है, लैपटॉप देने। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब साहब के साथ मैंने खुद भी बहुत ट्रैवल किया है, अब्रॉड भी, इधर भी, मुल्क के अंदर भी। और खास तौर पे जब मुझे याद पड़ता है व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर जी, तो उन दिनों में जब दानिश की अभी नया एस्टेब्लिश हुआ तो हमें दानिश चिश्तियाँ के वो स्कूल में ले गए। तो उन्होंने कहा कि जी हमको 2-3 लोग ही थे जर्नलिस्ट, तो वो कहने लगे जी कि मैं इनसे मुखातब नहीं हूँगा, बच्चों से आप बराह रास्त गुफ्तगू करें। और जवाहर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। तो क्वेश्चन आंसर जो मैंने बच्चों से किए वो मुझे इतना ज़्यादा यानी खुशी महसूस हुई कि ऐसे बच्चे, कोई नॉन बाई का बच्चा है, जैसे डिजर्विंग की बात की गई, कोई ड्राइवर की बच्ची है, और उनको और दानिश स्कूल का जिक्र इसलिए करना जरूरी है और कि दानिश पंजाब पहले तो मैंने जाके वो उसकी स्पेस और उसका जो कंस्ट्रक्शन का उसका आर्किटेक्चर कमाल का खूबसूरत था। जो मैं असल बात बताने लगा हूँ वो आप खुद ही हैरान होंगे। तो बड़ी खुशी हुई। तो फिर बच्चों से जब बात की तो मैंने उनको अपग्रेडेड पाया, यानी जो बाकी किसी बड़े पोस्ट लोकेलिटीज़ के स्कूल हैं उनके बराबर थे वो, यानी उनके कंसेप्ट्स बड़े क्लियर थे। तो उसके अलावा जाके फिर हमने बाद में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी, एक पेंटोमाइम शो कराया। ठीक। अब पेंटोमाइम शो तो मेरा हाल के बहुत बड़े बड़े कोई यूरोपियन स्कूल्स में जाके कहीं होता है जाके, तो एक दूर दराज इलाके में जब मैंने देखा तो उसको मैं एम्पावरमेंट कहता हूँ। एम्पावरमेंट डजंट मीन ओनली एजुकेशन। ठीक। अगर एक नान भाई की बेटी जो बड़ा मेहनत करने वाला बच्चा मेहनतकश की बेटी और मेहनतकश की बेटी को अगर एक ऐसा मुकाम मिल जाए कि जो जाके कोई कल को एक मुतमव्वल खानदान का बच्चा वही एजुकेशन ले, तो ये असल एम्पावरमेंट है। तो एम्पावरमेंट सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, कॉन्फिडेंस की भी है। ठीक। कि उनमें वो जो उनकी जो क्लास का एक उनके अंदर एक था एक नेगेटिव अपना एक सोच, उससे भी निकाला है। सही। तो ये कौम के लिए यही सबसे बड़ी एक अच्छी नवीद है कि जो यंगर जनरेशन है अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ, होप के साथ आगे बढ़ेगी तो वो बहुत इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और सलीम शेख साहब आपने भी कवर किया, मुझे याद है इकट्ठे हम कवरेजेस कई करते रहे कि भट्टा मजदूरों के बच्चों को भी तालीम का जेवर दिलवाया। फिर उन्हें मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि माली मुश्किलात का सामना, तो उन्हें पैसे भी दिए, यानी एनकरेज किया कि पढ़ाई की तरफ आए, हालात के मुताबिक लोगों को लेकर इस तरफ आए। उमर साहब ये जो दानिश स्कूल की बात हो रही थी ना, इसका कंसेप्ट ये था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास के उन्होंने कहा कि जो लाहौर में एक एचिसन कॉलेज है, स्कूल है, तो यहाँ पर सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और फिर वो यहाँ आते हैं और आगे जो है वो समझते हैं कि हम जो है वो पूरे पाकिस्तान की या पूरे पंजाब की लीड है। तो उन्होंने कहा हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक स्कूल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर जो बच्चे सिर्फ जो है अपने टैलेंट की वजह से हैं। तो इसके लिए जो है वो एक हदायत जारी की गई और उस वक्त चीफ सेक्रेटरी होते थे जावेद महमूद साहब, उनकी जो सरबराही में जो है ना वो फिर सारा ये काम हुआ और फिर ये कंसेप्ट लेकर आया गया। और इसमें सूरत ये है कि कोई एक जो एडमिशन है ना वो मेरिट के बगैर नहीं होता और उसमें उन्होंने SOP इतने सख्त रखे हुए हैं कि अगर
वहाँ पर कोई चीफ सेक्रेटरी भी चाहे ना कि किसी बच्चे को एडमिशन करवा दे तो वो नहीं करवा सकता, कि वहाँ पर उन्होंने एक फार्मूला तय कर दिया है कि आपने एडमिशन जो देना है वो मेरिट पे देना है। तो अब बात रहेगी कि टैलेंट के हवाले से और नौजवानों के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो नौजवानों को जो है वो इस तरफ वाकई लेकर आ रही है कि अब जो अगला मुस्तकबिल है वो IT का है, और IT के हवाले से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये जो आपको लैपटॉप ये वज़ीर पंजाब के तौर पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सबसे पहले जो है वो सूबे में दिए, और उसमें उन्होंने किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं रखी कि इस शख्स का जो ताल्लुक है इस तालिब इल्म का वो कौन सी पार्टी का है, और उनको यकीनन पता भी नहीं होता था। जो लोग ये सारे बना रहे होते थे ना लिस्टें, उनको नहीं पता होता था कि ये किस पार्टी का बंदा है किसका नहीं है, ये अमीर है गरीब है, वो उनको जा रहे थे। तो अब भी यही सूरत हाल है, वही मॉडल जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है वो कंटिन्यू किया है। किसी का नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी का है कौन सी पार्टी का नहीं है। देखें जो पिछली हुकूमत है उन्होंने जो है वो जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा एजुकेशन के स्टूडेंट के हवाले से कि उन्होंने जो है वो ज़मान पार्क में बच्चों को जो है वो पेट्रोल बम बनाना सिखाया। तो अब जो ये हुकूमत है ये जो नौजवान नस्ल है उनको अच्छे इकदाम की तरफ लेके जा रही है, और जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है IT के हवाले से जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, क्योंकि ये वाला दौर अब आने वाला दौर जो है वो सारा AI का है और IT से रिलेटेड है। तो इस पर जो है वो बड़ा अच्छा काम हो रहा है और इसके हवाले से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसको इसी तरह कंटिन्यू रहना चाहिए। और जिन लोगों को ये लैपटॉप और या जिस किस्म की भी कोई सहूलत चाहे वो पंजाब हुकूमत दे रही है या वफाकी हुकूमत दे रही है, तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए तो बेहतर होगा ही होगा। तो ये हमारे एज ए माशरा, एज ए पाकिस्तान और एज ए कौम जो है वो बड़ा अच्छा होगा। तो उससे जो है फिर कौमें इसी तरह बनती हैं कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएं, नेगेटिव की तरफ ना जाएं। बिल्कुल ठीक है। और जब बात जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हम हमेशा से देखते हैं, एफर्ट होती है, कोशिश होती है कि नौजवानों को जो है वो बाख्तियार बनाना है, उनको टैलेंट को आगे लेकर आना है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान साहब की एफर्ट्स भी अगर हम देखते हैं तो नज़र आता है कि डिजिटल यूथ हब बनाई है, और इसी तरीके से अब अगर आप देखें अरशद नदीम प्लेयर जो आप हमारे लिए मेडल लेकर पाकिस्तान के लिए जो बाइसे फ़ख्र है, तो वो भी कहते हैं कि जो जब उनका आगाज़ था तो वो स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल जो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो ये शो करता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फोकस और विजन भी यही है कि नौजवानों को आगे भी लेकर आना और मेरिट की बुनियाद पर आगे टैलेंट आना। बिल्कुल उमर साहब सही कहा। अभी आपने डिजिटल यूथ हब का जिक्र किया है, मेरा ख्याल है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ना वो आपके ऐप में आप जो है पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है उसके साथ जुड़ सकते हैं, और फिर ये कि उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हुकूमत पोस्ट कर रही है, बाकी चीज़ें प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये जो एक बच्चा जो बिल्कुल कह लें कि रिमोट एरियाज़ में भी बैठे हुए हैं, जो गांव में है देहात में है, वो भी जब ये डिजिटल यूथ हब को जब अपने मोबाइल फ़ोन के, आज का स्मार्टफोन ज़ाहिर है इंटरनेट अवेलेबल है पाकिस्तान में, बहुत महंगा भी नहीं है, आपको पता है कि दुनिया से मुकाबले में हमारे पास काफ़ी यानी कि इंटरनेट भी सस्ता है, पैकेजेस फ़ोन के हैं। तो वो जो एक जिनके रिमोट एरियाज में बैठा हुआ बच्चा जो कि पहले जिन्हें समझते थे कि शायद वो डिप्राइव्ड हैं और बिल्कुल किसी तरह से उनकी कोई पहुंच नहीं है या कोई एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन तक, नॉलेज तक, बाकी चीज़ों तक। अब ये जो डिजिटल यूथ हब की आपने बात की, राना मशहूद साहब ने अब ज़ाहिर है वो इनिशिएटिव लिया, सारे मामले को वो स्पेयर हेड कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुबह दिन रात वो मसरूफ हैं। तो ये है यहाँ पर देखें ना, आप जब इस डिजिटल यूथ हब को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके उसके पे बनते हैं तो आप फौरी तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत के साथ जुड़ जाते हैं, आप हुकूमत की नॉलेज में आ जाते हैं, आप हुकूमत के वहाँ और मेरिट आप आगे जाएंगे, मेरिट पे वो आप चले जाता है, आप वहाँ से उसके बाद फिर इसमें मैंने देखा है वो अपना यूथ हब उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ किसी सेक्टर में खास तौर के ऊपर IT सेक्टर में आ रही हैं वो वहाँ पे पोस्ट होती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर की जितनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे आती हैं। फिर इसके साथ साथ फिर वहाँ पे ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो वहाँ पे आते हैं, तो वो वहाँ से आप स्टूडेंट जो हैं, नौजवान जो हमारे हैं वहाँ से, तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पूरी पाकिस्तान के यूथ को इकट्ठा करके उनको मुफीद यूथ बनाने के लिए, नौजवान, ताकि वो काम आए, अपने काम आए, इस मुल्क के काम आए, हमारी जब आप अपनी खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। और ये जो अपना ये हौसले की बात है हुकूमत की तरफ से कि कम से कम वो जो है अपने उन लोगों को एहसास है, हुकूमत को एहसास है कि हमने
जो है जिन लोगों ने हमें मुंतखब किया है हमने उनको डिलीवर करना है, हमने उनके लिए कुछ करना है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मैं पहले कहता हूँ वो लोग यहाँ पे कहते हैं अक्सर कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो सियासत नहीं करते, मैं कहता हूँ कि वो सियासत नहीं करते, अच्छा करते हैं, उनको चूंकि पुल बनाना आते हैं, वो लोगों के दिलों में पुल बना रहे हैं, वो सबके साथ कंसेंसस के साथ पूरी हुकूमत को लेके चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और साथ साथ ये बाकी जो पब्लिक की जो खिदमत का मामला है, जो लोगों की यानी कि रिटर्न करने का मामला है, जो कि एक हुक्मरान की बुनियादी जिम्मेदारी होती है, उस पर भी वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। वो सुबह शाम उसकी भी देखभाल कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। वो बेसिक नीड से लेके इकोनॉमी के लोगों की बेहतर करने के लिए महंगाई कहाँ से कहाँ तक उन्होंने जाना है वो लेके आ गए नीचे, महंगाई बाकी चीज़ें गवर्नेंस के मामला में, और खासतौर पे जो डिजिटल कर रहे हैं गवर्नेंस को पूरे पाकिस्तान की, वो तो मौजूदा दौर के मुताबिक कर रहे हैं। बिल्कुल नौजवान इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है, और ये बात एक हकीकत है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो नौजवानों को मौके भी फराहम करने हैं और नौजवान ही जो है वो लीड करेंगे। नौजवान के अंदर देखो ना, नौजवान जिसे कहते हैं फ्यूचर जनरेशन, यानी आने वाले वक्त के, जैसे हम कहते हैं हमारे कौम के मेहमान हैं। सही। तो हमने जब उनको एक लेगेसी देनी है, उनको एम्पावर करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, तो हम आने वाले अपने दौर को अपने मजबूत कर रहे हैं, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो अपनी वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सही। तो अगर ये तो फिर वो कौमें जो इतनी दूर अंदेशी नहीं रखती, आने वाले वक्त के ऊपर नजर नहीं होती, वो आप देखते हैं कि बाहर के ममालिक को जब हम कहते हैं जी ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो लोग हमें पूछते थे जी उनकी सक्सेस का क्या राज है। मैं वही मैन एंड क्वेल्स, जैसे मनो सलवा आसमानों से नहीं उतरा, उन कौमों ने फार अहेड, उन्होंने आने वाले वक्त में देखा, प्लानिंग, अपने यूथ को भी यानी नई जनरेशन को एम्पावर किया। और ये बिल्कुल सही है कि जो आजकल ट्रेंड्स हैं उस पर पेस रखें, लोग बच्चों को दें, और बच्चों को जो मैं कह रहा हूँ जो हौसला मिल रहा है ना उन्हें आगे बढ़ने का, सिस्टम के अंदर इंटेग्रेट हो रहे हैं बच्चे। जब वो कौमी सिस्टम में इंटेग्रेट होंगे तो ये उनकी असल में सबसे बड़ी सक्सेस है। सलीम शेख साहब जी देखिए, नौजवानों का ही मुस्तकबिल है पाकिस्तान, और नौजवानों को जो है वो अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इकदाम कर रही है, और अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो नौजवानों की बात जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सुनते हैं, वो उन तक पहुँचाएँ। अगर कहीं कमी पेशी है वो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जो है वो नौजवानों के ऊपर फोकस किए रखी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलत नौजवानों को दे रही है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।